वेलकम इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। देखो आज सबसे पहले एक बात सुनो मेरी सही तरीके से, ठीक है। देखो ये जो आपका ये मंथ जो होता है आपका जो समर वेकेशन होती है, ठीक है। अगर सपोज टू बी कोरोना वायरस का सीन नहीं होता तो जो आपके पास ये जो आपका मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, तो मई और जून में जो है वो क्या होता है, समर वेकेशन होता है, ठीक है। इसमें तो वेकेशन होता है। अब जो वेकेशन आपका चला गया है, ठीक है, अब आपका ये शुरू हो गया है क्या, जुलाई स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जुलाई स्टार्ट हो गया है। अब जुलाई स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपकी 12th क्लास है, ठीक है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में बर्डन पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया मेहनत करना हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो अब जो सिचुएशन है, अभी जस्ट जो सिचुएशन है 6 लाख से अबव जो है कोरोना वायरस के केसेस हैं। बट आप ये भी देखो कि धीरे धीरे जो है वैक्सीनेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। वैक्सीन डेवलप हो रही है, ट्रायल शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, सिचुएशन समझने की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो अब ये जो आपका जो स्टडी है, ठीक है, उस पर ऐसा सोचोगे कि आने वाले टाइम में हमारे भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि 12th क्लास के बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे या फिर इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। क्योंकि ये ट्रायल शुरू हो चुका है, ट्रायल स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर 15 अगस्त को वो बोल रहे हैं कि आपका जो कोरोना वैक्सीन है उसको लॉन्च करने के लिए बोल रहा है ICMR। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि केसेस भले ही बढ़ रहे हों, बट क्या है कि आपका कुछ जब समझ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये नेक्स्ट मार्च तक ही ऐसे रहने वाला है 2021 में, ऐसा तो नहीं है। क्या पता उससे पहले ठीक हो जाए, क्या पता वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से बन जाए और सबका ट्रीटमेंट अब जल्दी हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। देखो कब तक झेलेंगे, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब आपकी स्टडी स्टार्ट कर दो। ये सिचुएशन अब आपके अब इसे अपनी बेनिफिट के लिए मत इस्तेमाल करो, ठीक है। ये मत सोचो कि अब ठीक है होता रहेगा, अब होता नहीं रहेगा। आने वाले जो ईयर है 2021 में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब सब भूल जाओ आप, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट एक तरीके से मिल जाएगा कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप स्टडी कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब क्या होता है कि आप जैसे कि अब हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले हम क्या करते थे, ट्यूशन में पढ़ते थे, बंच ट्यूशन में पढ़ते थे। का 30 to 40 स्टूडेंट्स होते थे, तो मस्ती हो रही है, पढ़ाई हो रही है। बट अब ऐसी सिचुएशन में आ जाना है, क्योंकि ये सब हमारे काफ़ी टाइम से हो रहा था, ठीक है। आई होप ये जल्दी आए, क्योंकि ये बोरिंग पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। अब एक आप क्या हो कि एक पर्टिकुलर रूम में बैठे हो अकेले, और आपके सामने एक आपका आपका PC हो सकता है या फिर एक एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है जिसको आप यूज़ कर रहे हो। तो आप एलोन हो, ठीक है। ऐसा सोचोगे ना आप, तो अब क्या लगेगा, अकेले लगेगा, तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो देखो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर टाइम वेस्ट, ये वाला टाइम वेस्ट हो गया ना, तो आने वाले टाइम में आपके स्कूल भी खुल जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो ये टाइम वापस नहीं आएगा जो आपका अभी है इस टाइम पे, ठीक है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टेंशन है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसको शेयर कर सकते हो। देखो यार, मैंने इसीलिए वो ग्रुप बनाया, जो टेलीग्राम पे मैंने जो डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया, वो इसीलिए किया कि अपने डाउट्स पूछ सको, अपना क्लैरिफिकेशन कर सको कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। क्योंकि जो पहले वाला था उस पर तो आप मैसेज कर नहीं सकते थे, ठीक है। तो आप उसका भी यूज़ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टडी कर ही नहीं रहे हो सही तरीके से जिससे करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बायो लिए तो मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है। अब देख लो कितनी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर्स की आगे इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल होना है। और अवेलेबल के लिए ऐसे तो नहीं किसी को उठा के भी डॉक्टर बना देंगे, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। एंट्रेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, बेसिक में जाना पड़ेगा। तो आप ये सोचो, पहले पहले तो आपको नंबर लाने हैं ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि ये सिचुएशन आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, अपने नुकसान के लिए बिल्कुल मत करो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था, एड्स के, ठीक है। हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें ट्रांसमिशन पढ़ा था एड्स का। अब हम देखेंगे कि कॉज क्या है इन्फेक्शन, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एड्स को कॉज करती है। तो मैंने पहले ही बताया था ये HIV है, ठीक है। एक वायरस है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, ये आपका क्या करता है, ये एड्स कॉज करता है, ठीक है। ये एड्स कॉज करता है। तो कोई पूछे कि एड्स किसकी वजह से है, तो ये वायरस की वजह से है, जो कि HIV वायरस है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे वायरस का नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, रेट्रो
वायरस, ठीक है, क्या नाम है, रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस के पास जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, ठीक है। रेट्रोवायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका आरएनए है। सिंपल बात ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ अभी कि जो रेट्रोवायरस है उसके पास जो आपका जेनेटिक मटेरियल है क्या है, आपका आरएनए। सो आरएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इन रेट्रोवायरस, एंड रेट्रोवायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए, सॉरी डीएनए नहीं, एड्स, ठीक है। रेट्रोवायरस किसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि HIV का ये रेट्रोवायरस क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है इस तरीके से, ठीक है। अब यही होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, आपका आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। क्या बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, आपका आरएनए से, देखो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपका आरएनए से डीएनए बनता है। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, मैं डीएनए से क्या बना दूं, आरएनए बना दूं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो इसी मेथड का, इसी प्रोसेस का जो यूज़ करता है वो HIV का वायरस इसी प्रोसेस का यूज़ करता है, ठीक है। तो HIV का वायरस किस प्रोसेस को यूज़ करता है, इसी प्रोसेस का यूज़ जो है वो HIV वायरस करता है, ठीक है। कैसे करता है अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको जूम कर दूँ, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये रेट्रोवायरस है, ठीक है, ये आपका वायरस है। ये वायरस जो है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये वायरस किस में कन्वर्ट हो गया, डीएनए में, ठीक है। सॉरी, वायरस का जो आरएनए है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारी सेल है, ये पूरी की पूरी जो आपको गोल दिख रही है यहाँ से लेके पूरी की पूरी यहाँ तक, ये आपका क्या है, हमारी सेल है। तो अब ये जब वायरस हमारी सेल के अंदर आया तो किस रूप में आया है, वो किस फेस को लेके आया है, वो डीएनए के फॉर्म में आया है, ठीक है। अब भाई हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए ही है ना भाई। ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, सिंपल सा। तो इसीलिए जो आपका रेट्रोवायरस है उसने अपने आरएनए को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीएनए में, ताकि हमारा जो डीएनए है उससे वो मैच कर जाए, ठीक है। अब मैच कर जाए तो हमारी बॉडी को यहाँ पे पागल बनाने वाली बात हो रही है। जैसे कि सपोज टू बी, ये हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी सोचेगी यार ये तो अपना ही है, क्योंकि ये भी तो डीएनए ही है ना, तो हमारी बॉडी में तो डीएनए ही होता है। तो आपका जो आरएनए है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब डीएनए में कन्वर्ट हो गया वायरस का, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, इसके डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगी। अब हमारी जो मैकेनिज्म है डीएनए को रेप्लिकेट करने की, डीएनए को रेप्लिकेट मतलब क्या होता है, डीएनए को रेप्लिकेट मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना देना, तो इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, आपने पढ़ा होगा इसमें सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में 11th क्लास के चैप्टर में, ठीक है, 11th क्लास में। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये अब डीएनए कहाँ चले गए, ये न्यूक्लियस के अंदर चले गया, ठीक है। ये हमारी सेल है, इस सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ आपका वायरस का डीएनए आ गया है। वायरस का डीएनए किस में एंटर कर गया, हमारी न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गया है। अब क्या होगा, हमारी जो न्यूक्लियस है अपना डीएनए तो रेप्लिकेट कर ही रही है, साथ ही साथ वायरस का डीएनए भी क्या कर देगी, रेप्लिकेट कर देगी। तो अब क्या होगा, जो वायरस का एक डीएनए आया था वो बहुत सारे डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नया वायरल डीएनए बन जाएगा और ये नया वायरस यहाँ पे बन जाएगा। नया वायरस अब क्या करेगा, रेडी होता है किसको इन्फेक्ट करने के लिए, दूसरी सेल्स को, ठीक है। अब ये मैं पूरी की पूरी प्रोसेस में दोबारा बता दूं आपको, यहाँ पे मैं अभी इसकी पूरी प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको दोबारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो जब मैं डिलीट हो जाए, देखो ये हमारी सेल थी, ठीक है।
होस्ट मतलब पता है क्या होता है? जिसके ऊपर बीतती है, तो हमारे ऊपर तो बीत रही है ना, तो ये होस्ट सेल है, ये हमारी सेल है, ठीक है, जो प्रभावित होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका वायरस है। वायरस के पास क्या है, ये कौन सा वायरस है, ये रेट्रो वायरस है, ठीक है, रेट्रो वायरस है, स्पेलिंग देख लेना, ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस के पास क्या है, आरएनए है। ये आरएनए जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीएनए में। डीएनए बन के ये किस में एंटर कर गया, हमारी सेल के अंदर अब एंटर कर गया है, हमारी सेल के अंदर एंटर कर गया है डीएनए बन के। अब हमारा भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ही होता है। तो सेल क्या करेगी, इसको अपना समझ क्या करेगी, रेप्लिकेट कर देगी। जैसे ही अपना समझ के रेप्लिकेट करेगी तो नया आपका क्या बन जाएगा, न्यू वायरल बन जाएगा, न्यू वायरस बन जाएगा। अब ये वायरस के पास क्या होगा, फिर ये वायरस क्या करेगा, इसके पास जो है ये जो वायरस है वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। देखो एक सेल तो गई, एक सेल तो गई, अब दूसरी सेल को भी क्या कर देगा, ऐसे इन्फेक्ट करेगा। दूसरी सेल में भी यही प्रोसेस होगी जो कि यहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आरएनए था वायरस का, डीएनए में कन्वर्ट हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। डीएनए चले गया किसका, वायरस का डीएनए हमारे होस्ट सेल के अंदर चले गया, हमारे होस्ट सेल के अंदर चले गया, हमारी सेल के अंदर चले गया। इसमें यहाँ पे ये क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ वायरल डीएनए, ठीक है, वायरल डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ। फिर इसने क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया दूसरी सेल को, ठीक है, जो दूसरी सेल थी, जो आपका दूसरी आपका सेल थी, उसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यही आपका पूरा का पूरा सीन है। 12th क्लास में देखो इतना ही सीन है, बाकी ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये 12th क्लास में भी इतना ही सीन है। तो यहाँ पर आपने इसको फंक्शन पढ़ लिया, इसका किस तरीके से काम हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं कि लिखा क्या है एक्चुअल में। ये कोई दूसरा कुछ भी है, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखो, वायरस इन्फेक्ट्स अ नॉर्मल सेल, तो यार वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल्स को, ठीक है। वायरल आरएनए रेप्लिकेट कर गया किस फॉर्म में, वायरल डीएनए की फॉर्म में रेप्लिकेट कर गया, ठीक है, किस प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो वायरल का आरएनए था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया, फिर रेप्लिकेट हो गया, रेप्लिकेट करने के बाद दूसरे सेल में चले गया, तो सेल्स को उसने वही काम किया जो पहली सेल के साथ किया, तो उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इन होस्ट सेल्स, जैसे कि वायरल डीएनए क्या कर गया, होस्ट सेल्स के अंदर चले गया, इसके अकॉर्डिंग जीनोम सेल इज इन्फेक्टेड, ठीक है। जो आपका डीएनए था वो आपका इन्फेक्ट हो गया, क्योंकि आपका डीएनए में क्या आ गया, आपके डीएनए में आपका वायरस का डीएनए आ गया। मान लो ये आपका डीएनए, ये आपका डीएनए रेड वाला, ठीक है, और येलो वाला क्या है, येलो वाला वायरस का डीएनए। अब दोनों डीएनए, जब आप रेप्लिकेशन समझोगे ना, इस 12 चैप्टर में रेप्लिकेशन का चैप्टर है, जब उसे समझोगे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि आपके जो डीएनए है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, आपका डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं इस तरीके से। तो डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के पास। तो एक स्ट्रैंड यहाँ पे किसका आएगा, वायरस का, ठीक है, एक स्ट्रैंड आएगा वायरस का और दूसरा स्ट्रैंड आपका खुद का। तो ये रेप्लिकेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही रेप्लिकेट करते करते वायरल का जो वायरस है उसका डीएनए जो है बनता रहेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, नया वायरल आरएनए बना लेगा और क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा सेल्स को। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार जो है आरएनए से ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर फर्दर यहाँ पे डीएनए से किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए। बताओ कौन सी प्रोसेस से होगा, तो भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो खाली ट्रांसक्रिप्शन से होगा ना, आरएनए से डीएनए बनना ट्रांसक्रिप्टेज से होगा, ठीक है, लेकिन उल्टा हो जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सिंपल। तो नया वायरस जो है बनाए और क्या करेगा, नया वायरस इन्फेक्ट करेगा दूसरे नॉर्मल सेल्स को, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना, आपको बिल्कुल A to Z बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब एड्स के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो एक्चुअली में सिम्टम्स क्या होते हैं, तो देखो फीवर आएगा, ठीक है, फीवर होता है, डायरिया, वेट लॉस हो जाता है, माइनर इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन पैटर्न, तो छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं ना। अगर सपोज टू भी किसी को एड्स हो रहा है तो छोटे छोटे इन्फेक्शन जिन्हें हम बहुत ही ज़्यादा छोटा बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं उस व्यक्ति के केस में जिसको क्या हो रहा हो, एड्स हो रहा हो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि यार जो आपका ये रेट्रो वायरस है, जो आपका ये रेट्रो वायरस है, ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट कर रहा है,
ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती है नहीं करती, तो बहुत सारी हेल्प करती है टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने में। अब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आपने तो उसने तो क्या करा, पूरी बॉडी का इम्यूनिटी ही ख़राब करके रख दिया। अब छोटी सी बीमारी जो है, हमारी जो बॉडी है छोटी सी बीमारी से नहीं लड़ पाएगी और बीमारी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो आपने वो नब्ज़ दबवा ली अपनी जिसमें आपकी जान है। ठीक है, अब वही नब्ज़ दबी हुई है तो आपको आराम कैसे मिलेगा, सिंपल। तो यही केस होता है डीएनए के केस में। रेट्रोवायरस बहुत ही ज़्यादा हमें ख़राब हालत कर देता है हमारी, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। तो सेफ़ रहना आपकी ज़िम्मेदारी है और ज्ञान देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो सिम्टम फीवर है, डायरिया है, वेट लॉस है, माइनर इन्फेक्शन टर्न फैटल, जो छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, घातक हो जाते हैं, टर्न फैटल। फैटल मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं, सिंपल। यार मैं पेन का ना कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, तो वो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा कि नहीं है कि भाई आपने एक गोली खा ली तो एड्स खत्म, ऐसा तो नहीं है, परमानेंट अभी तो नहीं बना देखो। और आई होप यार ये कोरोना वायरस के साथ ना हो, कोरोना वायरस के जल्द से जल्द वैक्सीनेशन बने, वैक्सीन बने और फिर वैक्सीनेशन चालू हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो जो है वो स्प्रेडिंग डिजीज़ है। ठीक है, वो कॉन्टेजिनियस डिजीज़ है, वो फैलती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, लेकिन ये क्या है अभी देखना इसके बारे में। डायग्नोस्ड यूजिंग एलिजा टेस्ट, तो एक पर्टिकुलर नाम दिया है टेस्ट का, जिसका नाम क्या है, एलिजा टेस्ट। क्या नाम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। अपनी बुक उठाना, ठीक है, उसके अंदर ये, अरे बुक क्या उठाओगे, ये लिखा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। आपको ना ऐसा दे देगा, एलिजा का स्टैंड करो, एलिजा को स्टैंड करो, एग्जाम में आ जाएगा 1 नंबर में। तो आपको ये पूरा लिखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो ये डायग्नोज है। अगर आपको सपोज टू भी किसी को भी एड्स की प्रॉब्लम है, उसको कोई सिम्टम आ रहा है, तो कौन सा टेस्ट बताएंगे, डॉक्टर एलिजा टेस्ट बताएंगे। ठीक है, पार्शली ट्रीटेड विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, तो कम्प्लीटली तो क्योर मैंने अभी बताया कि नहीं है, लेकिन पार्शली जो संभल सकता है, तो किससे संभल सकता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से। मतलब रेट्रोवायरल ड्रग्स मतलब रेट्रोवायरल के अगेंस्ट में जो ड्रग्स है उससे थोड़ा बहुत संभल सकता है, सिंपल। नो क्योर, कोई क्योर नहीं है, सो दिस नीड टू बी प्रिवेंटेड। तो इसका मतलब प्रिवेंशन सबसे बड़ा क्योर है यहाँ पर। इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप बचे रहो, तो यही सबसे बड़ा इलाज है। जैसे कि अभी कोरोना के केस में है कि अभी तक तो कोई इलाज नहीं है, तो आप अपना सेफ रहो, तो यही सबसे बड़ा इलाज है। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है। कैसे बचना है कैसे बचना तो हम बताएंगे, अब हम बताएंगे तो सुनोगे तुम। ठीक है, तो सुनो फिर। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स का कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। ठीक है, अवॉइड करना है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। दूसरा, कन्फर्म दैट दी पार्टनर्स इज HIV टेस्टेड बिफोर इंटरकोर्स। ठीक है, तो देखो आज पता है क्या होता है, जैसे अब पढ़े लिखे होने लग गए ना, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होने लग गए हैं, तो वो ना शादी से पहले क्या करवाते हैं, HIV टेस्ट करवाते हैं वो। ठीक है, HIV टेस्ट करवाते हैं। अब यही नहीं कि उनका सेक्सुअल कोई रिलेशन हो, इसी वजह से नहीं करवाते हैं। देखो, जो ये फैलता है ये आपका बहुत सारे चीज़ों से फैल सकता है। वो इन्फेक्टेड इंजेक्शन से फैल सकता है। ठीक है, किसी पर्सन को हो रहा हो, डॉक्टर ने उसी पर्सन का इंजेक्शन लेके दूसरे में लगा दिया हो, ठीक है, दूसरे को लगा दिया हो, तो इन्फेक्टेड इंजेक्शन से हो सकता है। फिर आपका ये हो सकता है किससे, फिर ये आपका हो सकता है आपका मदर टू बेबी। ठीक है, मदर टू बेबी मैंने पढ़ाया है पहले पिछली क्लास में, मदर टू बेबी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, मदर टू बेबी हो सकता है। तो ये सब ऐसे फैलने वाली डिजीज़ भी हैं। ठीक है, तो HIV टेस्ट इसलिए आजकल के लोग ये जो शादी से पहले करवाते हैं। ठीक है, ताकि किसी दूसरे बंदे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यूज़ कॉन्डम्स। ठीक है, आप प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बचने के लिए ऐसी फैटल डिजीज़ से, एड्स से। वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल प्रोसेस के बाद, ठीक है, या उस देखो सेक्सुअल प्रोसेस के पहले भी वॉश करना है अपने जेनिटल पार्ट्स को, और उसके बाद भी जो वॉश करना है अपने जेनिटल पार्ट्स को सेफ रहने के लिए। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए एड्स से खुद को। तो यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स, देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, डिस्पोजेबल नीडल्स हैं उसका यूज़ करना है। मतलब डिस्पोजेबल मतलब क्या, कि एक बार यूज़ करके फेंक देने वाली जो आपकी नीडल्स हैं उसका यूज़ करना है। सिरिंजेस का यूज़ करना है, जो कि एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं।
हॉस्पिटल्स के अंदर एंड क्लिनिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका प्रिवेंशन ऑफ एड्स है। सो अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, कंफर्म दैट द पार्टनर इज HIV टेस्टेड बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से पहले HIV टेस्टेड हो और वो नेगेटिव टेस्ट हो उसका, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ कॉन्डम्स एंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है। उसको सब साफ रखो इंटरकोर्स से पहले उसके बाद भी। यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स, डिस्पोजेबल नीडल्स का और सिरिंजेस का यहाँ पे यूज़ करो हॉस्पिटल्स के अंदर। हमको क्या करना चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज़ करना चाहिए और किसका यूज़ करना चाहिए, सिरिंजेस का भी यूज़ करना चाहिए जो कि डिस्पोजेबल हो। डिस्पोजेबल मतलब क्या कि वही बता दिया मैंने, एक बार यूज़ करके फेंक देने वाली चीज़, ठीक है, वो डिस्पोजेबल यूज़ होती है। तो अब देखो एक केस बताता हूँ जैसे जब हम छोटे छोटे थे ना, तो डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो इतने बड़े ना एक शीशी रखते थे वो, ठीक है। उसमें ना एसीटोन होता था। एसीटोन मतलब क्या, जैसे आपका सैनिटाइज़र है ना, इसी तरीके से एसीटोन होता था। तो क्या करते थे, इंजेक्शन लगाते थे, ठीक है। अब तो आपके पता नहीं आपने देखा होगा ना, इंजेक्शन लगा देते और सिरिंज जो है इसके अंदर डाल देते थे, ठीक है, सुई इसके अंदर डाल देते और यहाँ पे एसीटोन पता नहीं पूरा भरा होता था नहीं होता था, कुछ पता नहीं रहता था। तो यहाँ पे ये निकालते और फिर जब कोई पेशेंट आता था यहीं से निकालते थे, साफ़ करते थे रुई से और इसी को आगे लगा के इसी से काम कर देते थे। तो वहाँ पे क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फैटल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर मान लो किसी भी बाई चांस किसी को भी ऐसी चीज़ हो और ये एसीटोन यहाँ तक हो, तो यहाँ तक ना हो ये ऊपर, तो किसी के अंदर लग जाए फिर तो ये उसको भी डिजीज होने के चांसेस है नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है डिस्पोजेबल नीडल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बातें हैं कैंसर पे, ठीक है। तो थोड़ा कैंसर को देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कैंसर की हम बात करते हैं। सो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, क्या है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। मैं इसको रफ करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। तो हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। भाई एक सेल यहाँ पे आई, ठीक है, दूसरी सेल आ गई, चलो ठीक है, तीसरी सेल आ गई, चलो ये भी ठीक है, चौथी सेल आ गई। अब ये सेल जो है बढ़ती जा रही है। अब ये अनकंट्रोल्ड मैनर में ये क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है। यहाँ पे सेल के नंबर जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी अनकंट्रोल्ड मैनर को, सेल के बढ़ने के, उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। तो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स नॉन एज कैंसर, इसको ट्यूमर भी बोला जाता है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज कैंसर कॉज, कैसे कैंसर कॉज होगा। तो डैमेज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म लम्प्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। भाई एक डैमेज सेल, ये मान लो डैमेज सेल है, डैमेज सेल डिवाइड करती गई। अब इसने क्या बना लिया भाई, सेल से देखो क्या बनता है, सेल से क्या बनता है, सेल क्या बनाती है, सेल टिश्यू बना देती है, टिश्यू ऑर्गन बना देता है। तो एक डैमेज सेल ने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। तो लंप मतलब क्या कह रहा है भाई, गुच्छा बना दिया टिश्यू का, ठीक है, गुच्छा बना दिया सेल्स का। तो सेल्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं ना। एक ये सेल है और बहुत सारी सेल्स ने क्या बना दिया, मिलते हैं टिश्यू बना दिया, ठीक है। और ये सेल कैसी थी, ये इन्फेक्टेड सेल थी। कैसी सेल थी, इन्फेक्टेड सेल थी। टिश्यू भी कैसा होगा, इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ट्यूमर बोल दिया। तो बताओ ट्यूमर सेल है या टिश्यू सेल ट्यूमर है या टिश्यू ट्यूमर है। तो आई थिंक टिश्यू ट्यूमर होगा ना फिर तो। भाई लंप कह रहा है ना, तो लंप तो सेल का जब लंप बना दिया सेल ने, डिवाइड हो के गुच्छा बना दिया है, तो वो तो सेल, वो तो टिश्यू कहलाएगा। तो टिश्यू को हमने क्या कह दिया, ट्यूमर। तो इन्फेक्टेड टिश्यू ट्यूमर, सिंपल। अब जो आपके ट्यूमर्स हैं ये आपके दो पार्ट में डिवाइड जाते हैं, ठीक है। ट्यूमर्स किस किस में डिवाइड जाते हैं, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा है, बेनिंग ट्यूमर बताया था। दूसरा पार्ट क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये भी बताया था। आप दोबारा बताएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो हम बात करते हैं बेनिंग ट्यूमर की। तो लिमिटेड ग्रोथ, देखो बेनिंग ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब एक हद तक ही आपका बढ़ेगा, एक लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। तो बेनिंग ट्यूमर की सबसे खास बात ये होती है कि लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर एक बॉडी के पार्ट में हो गया है कहीं भी और दूसरे बॉडी के पार्ट में जाएगा नहीं, एक ही जगह पे रहेगा जहाँ पे वो हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ये क्या है, ये तो हम ही तो पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। दूसरा लेते हैं, ये क्या है, हाँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, बेनिंग ट्यूमर के बारे में। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, स्प्रेड नहीं होगा, जहाँ पे हुआ है वहीं पे होगा, ठीक है, वहीं पे रहेगा वो, स्प्रेड नहीं होगा। स्प्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा। और शॉर्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जा रहा है, इस तरीके से नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, लिमिट तक ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब आते हैं मैलिग्नेंट की बात कर लें। तो मैलिग्नेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो पहले इसको थोड़ा बहुत इसको जूम कर लें,
हाँ जी। अब थोड़े मैलिग्नेंट की बात कर ले तो मैलिग्नेंट ना भैया बड़ा डीट है, ठीक है, तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा फैटल होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। जैसे मैंने भी ग्रोथ बनाई थी सेल से, लंप ऑफ टिश्यू बना दिया था, जिसको हमने ट्यूमर बोला था। तो ये कैसे ट्यूमर है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाले ट्यूमर है। रैपिडली बहुत तेज़ी से स्प्रेड होंगे दूसरे पार्ट्स के, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे? स्प्रेड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर और आपका बेनिन ट्यूमर में डिफरेंस आता है एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है यहाँ पे। और ना एग्जाम में ना यार शीट है ना भर के मत आया करो, मतलब ये मतलब शीट भरी पड़ी है यार, नंबर नहीं मिलते यार, तुम समझते नहीं हो यार, नंबर नहीं मिलते हैं। पॉइंटेड लिखोगे, एग्जैक्ट लिखोगे, अच्छा लिखोगे, नंबर तभी मिलेंगे। जो 90% आते हैं लोगों के वो ऐसे ही आते हैं, तो पॉइंटेड लिखते हैं वो, ठीक है। कभी ना की देखना, आंसर की देखना, कभी टीचर के पास जाकर अपनी, अगर वो दिखा दे तो देखना पॉइंटेड लिखा होगा वहाँ पे, और उसी को देख के ही वो कॉपी चेक करते हैं। समझ जाओ बात मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने 10+ की कॉपी चेक की हुई है, बोर्ड की, मुझे पता है कैसे होता है, ठीक है। तो आंसर की देखना एकदम वही एक एक पॉइंट लिखा होगा, एग्जैक्ट पॉइंट, बस उसी पे ही नंबर है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इंटरफेयर करते हैं किसके साथ? फंक्शन के साथ, बॉडी सिस्टम के, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होते हैं, ग्रो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हेल्थ को, टिश्यू की, एंड टर्म्ड एज मेटास्टेसिस, ठीक है। तो देखो ये मेटास्टेसिस एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मेटास्टेसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटास्टेसिस होता क्या है? तो अभी हमने 2 पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर लेते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होता है, स्प्रेड होगा तो हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के, उसको क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, 1 मिनट में मार्क कर ले लूँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर इंटरफेयर करता है फंक्शन के साथ बॉडी सिस्टम के, ठीक है। ये प्रोसेस जो है जिसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक प्रोसेस जिसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है, ग्रो करता है, बढ़ता है, डिस्ट्रॉय करता है हेल्थ को, टिश्यू की, उसको हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेसिस? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है स्प्रेड करेगा, ग्रो करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा किस चीज़ को? हमारी हेल्थ को या टिश्यू को, ठीक है। टिश्यू को, इनफैक्ट टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा तो हमारी हेल्थ को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, तो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ से लेके आपका ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका मेटास्टेसिस की डेफिनेशन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हर एक टाइप अगर बताने बैठे हैं तो भैया बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कितने टाइप के कैंसर है। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर एग्जिस्ट। 100 से ज़्यादा टाइप के कैंसर जो एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं अपॉन द टाइप ऑफ सेल, सेल के टाइप पे डिपेंड करते हैं किस टाइप की सेल में कैंसर हुआ है, उसके टाइप पे कैंसर जो है डिफरेंट टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोड़ो, इतना नहीं आएगा। लंग कैंसर, तो आपको देखो 100 से ज़्यादा टाइप के आपके कैंसर होते हैं, सिंपल सी बात। किस पे डिपेंड करते हैं? सेल के टाइप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कौन सी सेल इन्फेक्ट हो रही है उसके टाइप पे कैंसर डिपेंड करते हैं, कैंसर जो है कैंसर का टाइप डिपेंड करता है। लंग कैंसर एग्जाम्पल के तौर पे, ब्रेस्ट कैंसर। लंग कैंसर मतलब क्या? फेफड़ों की सेल्स अगर इन्फेक्ट होती है, अफेक्ट होती है तो लंग कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट की सेल्स अगर इन्फेक्ट होती है या इफेक्ट होती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर बोल दिया। ब्लड में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोचा हो जाता है तो ब्लड कैंसर। माउथ में अगर कुछ हो जाता है तो माउथ कैंसर। तो कहाँ की सेल इन्फेक्ट हो रही है उसी के बेस पे टाइप है सेल्स कैंसर की, ठीक है। इतना हो गया। कॉज ऑफ कैंसर कौन करता है, कारण क्या है कैंसर का, ठीक है। कारण तो पता होना चाहिए ना भाई, किस चीज़ से कैंसर फैल रहा है, क्या है जो कैंसर कोज करता है, कौन करता है ये कैंसर को। तो नाम है कार्सिनोजेन। नाम क्या है? कार्सिनोजेंस नाम है, ठीक है, कार्सिनोजेंस नाम है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? देखो कार्सिनोजन होता क्या है मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे। कार्सिनोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल, केमिकल। कार्सिनोजन जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। तो कौन से एजेंट हो सकते हैं? कार्सिनोजन जो है आपके फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, आपके बायो
बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं और आपके केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉर्मल सेल को किसमें, कैंसरस सेल्स के अंदर। कार्सिनोजन का काम क्या है, नॉर्मल सेल को किसमें कन्वर्ट कर देना, किसमें, कैंसरस सेल में। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई, तो इसी को बोलते हैं क्या, कैंसर सेल बोलते हैं। ये कौन कर रहा है, कार्सिनोजन कर रहा है। ठीक है, कार्सिनोजन क्या क्या हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं। तो कार्सिनोजन एजेंट होते हैं 3 फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देंगे कैंसर सेल में। इसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं। जैसे एक्सरे, आप कभी एक्सरे करवाने जाओ तो जो पेशेंट नहीं है उसको तुरंत बाहर कर देंगे, कहेंगे भैया रेडिएशन आएगी, आप बाहर जाओ। ठीक है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यूवी रेडिएशन भी है इसी तरीके से। ओंकोजेनिक वायरस एक वायरस है, ठीक है, जो कि कैंसर कॉज करता है। गामा रेज हो सकता है टबैको पे लिखा है ना, टबैको किल, इट कॉज कैंसर, ऐसा लिखा रहता है, तब भी खाते हैं ना, कोई बात नहीं। देखो मैं एक बात बता देता हूँ जो तुम्हें बहुत अचंभे में डाल देगी। हमारे अंदर, सभी के अंदर, नॉर्मल लोगों के अंदर भी ओंकोजेनिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है अमाउंट पे। जब अमाउंट बढ़ा तो दिक्कत वहीं से शुरू हो जाएगी। सबके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन आप अगर देखो, मेरे अंदर मान सपोज टू भी मेरे अंदर ओंकोजेनिक सेल्स प्रेजेंट है, अगर मैं इन सेल्स को बढ़ाने वाली चीज़ें खा रहा हूँ तो ये जो सेल्स होंगी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, और क्या कस कर देंगी, कैंसर कस कर देंगी। तो अगर मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ जिससे ओंकोजेनिक सेल्स को बढ़ावा मिल रहा है और वो बढ़ रही है, तो कैंसर तो कॉज होगा ही। हम तो जानबूझ के अपना मुंह कह रहा हूँ, अपना, हाँ, मुंह ओखली में दे रहे हैं ना, मतलब ऐसा कहावत होती है, मुंह ओखली में मतलब संकट में चले जाना। तो हम तो खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि हमारे तम्बाकू के पीछे लिख रहा है, सिगरेट के डब्बे पे लिख रहा है कि इट कॉज कैंसर, लेकिन हम क्या करते हैं, बढ़िया वाला पार्ट देखते हैं उसका जो चमकीला सा होता है और उसमें से निकालते हैं, ऐसे करके चबा जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के घर में होते हैं, मेरे पापा भी खाते हैं। तो समझने वाली बात है, यहाँ पे देखने वाली बात है। तो आप मत खाना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ लिख के भी अगर खाओगे तो ये दिक्कत है ना। कैंसर के डायग्नोसिस क्या है, कैसे आप सही कर सकते हो कैंसर्स को। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर एट एनी अर्ली स्टेज। अगर आपने शुरुआती स्टेज में ही कुछ टाइप के कैंसर्स को डिटेक्ट कर लिया, देखो कैंसर का अभी तो जैसे एड्स का कोई इलाज नहीं, कैंसर का भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर आपने सही टाइम पे, इनिशियल स्टेज पे वो सेल्स को पकड़ लिया जो कि कैंसर कॉज कर रही है, तो अगर आप उस सेल को मार दो इनिशियल स्टेज में, तो वो दूसरी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, तो दूसरी सेल क्या कर जाएगी, बच जाएगी। तो सपोज टू बी ये आपकी एक सेल है, ये आपकी 2 सेल है, आपकी 3 सेल है, आपकी 4 सेल है, मतलब इस तरीके से आपकी बहुत सारी सेल्स हैं। ये आपकी इन्फेक्टेड सेल है। आपने अर्लीस्ट स्टेज में क्या कर लिया, पता लगा लिया कि ये हमें कैंसर है। तो डॉक्टर ने जब पता लगाया तो डॉक्टर को पता लगा ये सेल ना इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या, किसी भी तरीके से, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, किसी से तरीके से भी इस सेल को बाहर निकाल दिया, इस सेल को मार दिया, इस सेल को मार दिया। अब ये सेल हो गई, मर गई, तो ये सेल जो मर जाएगी तो ये इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगी दूसरी सेल्स को। ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो आपका सेफ हो गई, तो कैंसर होने से बच गया। ठीक है, तो यही बोला गया है कि अगर अर्ली स्टेज में आप पता लगा लो कि कौन सी सेल इन्फेक्टेड है, तो आप कैंसर से बच सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा है ना, कैन कम्प्लीटली क्योर द डिजीज़, वो कम्प्लीटली क्योर कर देगा डिजीज़ को। लेकिन अगर ये इन्फेक्टेड सेल दूसरे में इन्फेक्ट करने लग गई तो फिर आप बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि आपको पता है भाई एक कैंसर सेल बहुत ही ज़्यादा डिवाइड होकर क्या बना देती है, लंप ऑफ टिश्यूज़ बना देती है, जिसे ट्यूमर बोलते हैं। फिर ये जब दूसरी को करेगी तो ये भी ऐसी नेचर अपना लेगी, इस तरीके से नेचर अपना लेगी, फिर तीसरी भी इस तरीके से नेचर अपना लेगी। देख लो कितनी जल्दी रैपिड डिवीजन हो रहा है, कहाँ तक रोकोगे। ठीक है, अब एक साथ तो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता है एक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जिसे आप ख़त्म करने जा रहे हो, जिससे आप ही ख़त्म हो जाओ, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे हैंडल करने वाली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हो, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं किसकी, टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन। कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बायोप्सी, हम सर्जरी करके कर सकते हैं, सर्जरी करके देख सकते हैं भाई कौन सा इन्फेक्टेड कौन सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, एक सेल निकाला आपने, इसकी पैथोलॉजी को स्टडी किया। ठीक है, पैथोलॉजी को स्टडी किया, उसकी स्टडी किया। ठीक है, तो भाई एक सेल निकाला, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, देखा आपने भाई ये तो इन्फेक्टेड है, तो आप पहचान जाओगे। यहाँ पे रेडियोग्राफी से आप कर सकते हो, MRI से आप, एक ऑप्शन आपके पास कर सकते हो। तो ये टेक्निक है जो कि यूज़ करती है डिटेक्शन के लिए, किसकी डिटेक्शन के लिए, कैंसर की डिटेक्शन के लिए। तो पहली बायोप्सी, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, तीसरा रेडियोग्राफी, MRI,
चौथा ऑप्शन है। एक ना वो है, क्या नाम है, बायोप्सी एक ना मूवी है, ठीक है, हॉलीवुड मूवी, थोड़ी एडल्ट है और एडल्ट मूवी है हॉलीवुड मूवी, तो अभी 18 से अगर अब हो तो ही देखना, क्योंकि रात में तो बिल्कुल मत देखना, मैं तुम्हारी नानी याद आने वाली है रात को देख लोगे तो, ठीक है, रात को बिल्कुल मत देखना, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। अगर 18 से अब हो तभी देखना, वरना देखना है। देखो बायोमेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मेरे को तो पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन अगर आपने रात को देखी और आपको डर लगता है हॉरर मूवी से, तो आपको नींद नहीं आने वाली और आपको दूसरों को भी सोने नहीं दोगे आप, ठीक है, तो ये मत ही देखना। अगर 18+ हो तो ही देखना, सिंपल सी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, देखो ये तो होगी डिटेक्शन, कैसे पहचान होगी कैसे कैंसर है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट आप, पहला सर्जरी हम कर सकते हैं भाई, उस सेल्स को काट के निकाल सकते हैं जिसको, जो कि हमें पता है कि कैंसर कर रही है, ठीक है, उस सेल्स को आप निकाल सकते हो कट करके। दूसरा, यहाँ पे ये लिखा है कि सर्जरी में क्या करते हैं, कैंसर सेल्स आर सर्जिकली रिमूव, ठीक है, सर्जिकली कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो ये एक आपका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा, ये नहीं है, ये भी मैं बढ़ा चुका हूँ आई थिंक, है ना, आगे देखते हैं। तो आई थिंक ये अभी मेरे ख्याल से आई थिंक ये स्लाइड जो है अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाँ, तो भाई देखो, तो अभी हमने क्या जो जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना, जो जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना सही तरीके से। और हाँ देखो, 1 जुलाई चले गया है, मतलब जुलाई जो है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है आपकी, जुलाई जो है स्टार्ट हो गई है। अब आपको स्टडी जो है स्टार्ट कर देनी है, स्टडी स्टार्ट कर देनी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है, वरना पछताओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिंपल। तो तो ठीक है, जो पढ़ा दिया है अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। और हाँ, अब ये जब ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो हम फिर अपनी रियल वाली स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे आपका रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है स्टार्टिंग में, उसी से जस्ट अब शुरुआत करेंगे 12th क्लास की, ठीक है, 12th क्लास की स्टार्टिंग करेंगे अब हम आने वाले टाइम में, ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो और हाँ, अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर 9th क्लास में है, तो मैंने अभी घर पे अपने स्टार्ट करी है क्लास लेना 9th क्लास की, ठीक है, आज पहली क्लास थी, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है, ताकि मैं नया बैच स्टार्ट कर सकूँ अच्छी तरीके से, फिर क्योंकि बाद में जो बच्चे आते हैं ना, तो फिर वो ना सिलेबस थोड़ा आगे पीछे जाता है, फिर गड़बड़ जाती है मामला, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही बता देना सही है, ठीक है। तो 9th क्लास का जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप बता सकते हो अपने ब्रदर या सिस्टर कज़न को, जो भी हैं, जो अशोक नगर में रहते हैं ना, जो अशोक नगर में रहते हैं मेनली, उनको तो आप बता ही देना, ठीक है। मॉर्निंग में TTS मॉर्निंग में जो है 7 to 8 क्लास होती है, क्योंकि मॉर्निंग में कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, ठीक है, तो हम प्रोटेक्शन भी यहाँ पे लेके अपने चल रहे हैं और बच्चों के भी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ना, और अपना थोड़ा देखो, अपना आपका नुकसान किस में है, आपका फ़ायदा किस में है, आपको देखना है, ठीक है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं ऐसे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।